वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। विलियम फाकनर की बायोग्राफी जो है उसको हम लोगों ने कंफर्म कर लिया था। आप लोगों के एग्ज़ाम में विलियम फाकनर से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। विलियम फाकनर से एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पुटअप हुआ तो एक क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन विलियम फाकनर से पुटअप नहीं होता है। विलियम फाकनर की बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन हमने कवर कर दी थी। विलियम फाकनर के जो कुछ भी वर्क्स हैं वो जिस तरीके से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं वो हम कवर कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम कंफर्म कर रहे हैं विलियम फाकनर का वर्क है जिस वर्क का नेम है द साउंड एंड द फ्यूरी। द साउंड एंड द फ्यूरी जो ये वर्क है ये विलियम फाकनर का फेमस वर्क है और ये वर्क पब्लिश हुआ था 1929 में पब्लिश हुआ था। जो ये वर्क है इस वर्क का जो जैनर है वो गोथिक नावल है। गोथिक नावल जो होता है उसके कुछ फीचर्स होते हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। गोथिक नावल में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फुल ऑफ फ्ला होते हैं। गोथिक नावल में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मेंटली डिस्टर्बिंग कैरेक्टर्स होते हैं, इसेंट्रिक कैरेक्टर्स होते हैं। गोथिक नावल जो होती है वहाँ पर ग्रोटेस्क सिचुएशन होती है। तो ये कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं जो किसी नावल को गोथिक नावल बनाते हैं। जो ये नावल है ये बहुत ज़्यादा फेमस नावल थी और इस नावल को 100 बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नावल्स ऑफ द 20th सेंचुरी की रैंकिंग में इसको 6 रैंक पर रखा गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये नावल कितनी ज़्यादा फेमस नावल है। स्टार्टिंग में विलियम फाकनर ने जब इस नावल को लिखा था तो इसकी जो इनिशियल टाइटल थी वो ट्विलाइट थी। पहले ये नावल ट्विलाइट के नाम से जाना गया। उसके बाद में विलियम फाकनर ने इसको रीनेम्ड कर दिया था, इसकी टाइटल चेंज कर दी थी और विलियम शेक्सपियर का जो प्ले मैकबेथ है, मैकबेथ की जो फेमस सॉलिलिके है, मैकबेथ की जो स्पीच है जहाँ पर टुमारो एंड टुमारो कर कर के स्पीच आती है, वहीं पर एक लाइन स्पीच में है लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। जो ये मैकबेथ की स्पीच होती है, विलियम शेक्सपियर का प्ले जब मैंने मैकबेथ पढ़ाया है तो वहाँ पर इन डेप्थ में ये स्पीच मैंने डिस्कस भी की है। तो मैकबेथ की जो ये स्पीच होती है वहीं पर जो ये लाइन आई है लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जो ये लाइन आई हुई है यहीं से विलियम फाकनर ने अपने इस नावल की टाइटल को डिराइव किया है द साउंड एंड द फ्यूरी को। जो ये नावल है यहाँ पर जो टेक्निक यूज़ किया है विलियम फॉकनर ने वो टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस की टेक्निक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस की जो टेक्निक होती है उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके माइंड में आइडियाज़ का जो फ्लो होता है वो कंटिन्यू बना रहता है। वो कॉन्टेम्पलेटिव होते हैं, लगातार सोचने वाले कैरेक्टर्स होते हैं। वो प्रेजेंट से पास्ट की तरफ चले जाते हैं अपनी थिंकिंग को लेकर के और पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आ जाते हैं अपनी थिंकिंग को लेकर के। कभी वो प्रेजेंट में जी रहे होते हैं, कभी वो पास्ट में जी रहे होते हैं। इस तरह की टेक्निक को स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस भी बोला जाता है। जो ये नावल है उसको डिवाइड किया गया है, 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और जो ये 4 सेक्शन हैं इनको जो नरेट करने वाले हैं, नरेटर हैं, वो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं। क्विंटिन, कैंडेस, बेंजामिन एंड जैसन ये सिबलिंग्स हैं। इस नावल की जो सेटिंग है वो है जेफरसन, एक प्लेस है मिसिसिपी में, ये इस नावल की सेटिंग है। तो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है इस नावल द साउंड एंड द फ्यूरी को लेकर के। अब मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जो 4 सेक्शन हैं उनको नरेट किसने किया है। इससे आपको कैरेक्टर एनालिसिस मिल जाएगा, यहाँ पर फेमस कैरेक्टर्स कौन है, सेंट्रल कैरेक्टर्स कौन है वो भी आपको कंफर्म हो जाएगा। इस नावल से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि हाँ ये कैरेक्टर कौन से नावल का कैरेक्टर है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन को नरेट किया है बेंजामिन ने नरेट किया है। बेंजामिन को बेंजी भी बोला जाता है, ये कॉम्पसन फैमिली के लोग हैं।
तो बेंजामिन कॉम्पसन या बेंजी कॉम्पसन जो हैं वो फर्स्ट सेक्शन के नरेटर हैं। ए फोर्थ चाइल्ड होता है कॉम्पसन फैमिली का और ये मेंटली डिसेबल्ड होता है, इसेंट्रिक टाइप का बच्चा होता है और ये अपनी फैमिली के लिए सेम का सोर्स है, अपनी फैमिली के लिए ग्रीफ है। मतलब इसकी फैमिली के जो लोग हैं वो बेंजामिन बेंजी को एक बर्डन मानते हैं, एक बोझ मानते हैं, दुख का विषय मानते हैं, उस पर उनको शर्म आती है। इस बच्चे को जो सम्मान चाहिए वो कॉम्पसन फैमिली नहीं देती है। बेंजामिन कॉम्पसन को केवल एक फैमिली मेंबर है जो लव करता है, जो प्रेम देता है, देखभाल करता है, वो है उसकी अपनी सिस्टर है जिसका नेम कैडी है। कैडी को ही कैंडस बोला गया है। और उस फैमिली में एक सर्वेंट है जिसका नेम डिल्से है। डिल्से जो कि फैमिली की सर्वेंट है वो थोड़ा बहुत देखभाल करती है बेंजामिन बेंजी की, और बेंजामिन बेंजी की जो सिस्टर कैडी है जिसका दूसरा नाम कैंडस भी है वो भी बेंजामिन बेंजी की देखभाल करती है। इन दोनों को छोड़ कर के फैमिली में कोई भी बेंजामिन बेंजी की देखभाल नहीं करता है। इस नावल का जो सेकंड सेक्शन है उसको नरेट किया है क्विंटिन ने नरेट किया है। क्विंटिन जो है वो इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड होता है कॉम्पसन फैमिली में, और ये ओल्डेस्ट कॉम्पसन चाइल्ड होता है। ये जो होता है आगे चल कर के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, और आगे चल कर के ये सुइसाइड कमिट कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन हो जाता है। इस नावल का जो थर्ड सेक्शन है उसका जो नरेटर है वो जैसन है। जैसन जो है वो कॉम्पसन फैमिली का थर्ड नंबर का चाइल्ड है, और जो ये जैसन है वो अपनी मदर कैरोलिन का फेवरेट चाइल्ड होता है। होता क्या है कि जब कॉम्पसन फैमिली का जो मुखिया है उसकी जब डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद में आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर की डेथ हो जाने के बाद में घर का जो इकोनॉमिकल सोर्स होता है, आय का जो सोर्स होता है, इनकम का जो सोर्स होता है, वो यही बच्चा जैसन होता है। जो ये जैसन होता है ये इकोनॉमिक फाउंडेशन होता है अपनी फैमिली का फादर की डेथ हो जाने के बाद में। अब आते हैं हम फोर्थ सेक्शन की तरफ आते हैं। फोर्थ सेक्शन जो है वो ईस्टर संडे को स्टार्ट होता है, और जो फोर्थ सेक्शन है उसका जो नरेटर है वो थर्ड पर्सन नरेटर है। जो फोर्थ सेक्शन है वो जो फैमिली सर्वेंट है डिल्से उसके बारे में है। मैंने आगे लिख भी दिया है सी इज़ फैमिली सर्वेंट। डिल्से जो है जो कि फैमिली सर्वेंट है उसके बारे में फोर्थ सेक्शन है। जो ये डिल्से होती है वो बहुत ही स्ट्रांग और रिलीजियस कैरेक्टर होती है। एक पॉइंट मैं यहाँ पर और बता रहा हूँ, यहाँ पर जो सिबलिंग्स हैं उसमें जो सिस्टर है जिसका नेम कैंडिस है, जिसको कैडी भी बोला जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद में उसकी फैमिली जो होती है वो उसको किक आउट कर देती है, घर से बाहर निकाल देती है। वो अपनी प्रेगनेंसी को छिपाने के लिए किसी पर्सन से शादी कर लेती है, और जब उस पर्सन को मालूम पड़ता है कि कैडी पहले से ही प्रेग्नेंट थी तो उसका हस्बैंड जो होता है वो भी उसको किक आउट कर देता है। तो ये इस तरीके से नावल है द साउंड एंड द फ्यूरी। यहाँ पर जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा। देखिएगा, फिर मैंने यहाँ पर 2 शॉर्ट नावल रखी हैं, मींस माइनर नावल रखी हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैरेक्टर बेसिस पर, प्लॉट बेसिस पर इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन हाँ आपको ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि ये विलियम फॉकनर की नावल हैं। टाइटल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि जो ये नावल्स हैं इनको लेकर के कोई इन डेप्थ सोर्सेज जो हैं वो ना तो बुक में अवेलेबल हैं और ना ही इंटरनेट पर इनके बारे में कोई इन डेप्थ सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो मैंने मेंशन कर दिया है जिस तरीके से इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे कि अगर एग्ज़ाम में टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर सकें। नावल है जिसका नेम है सोल्जर्स पे।
ये विलियम फाकनर की ही नावल है और ये फर्स्ट नावल है। आप लोग लर्न रखिएगा कि सोल्जर्स पे जो नावल है वो विलियम फाकनर की फर्स्ट नावल है। इसमें होता क्या है कि एक वुंडेड सोल्जर होता है जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में गया होता है। जब वो घायल हो जाता है तो उसकी देखभाल एक विडो करती है। जो विडो होती है उसका जो हस्बैंड होता है वो किल्ड कर दिया गया था वर्ल्ड वार के दौरान ही। होता क्या है कि जो वो सोल्जर है वो अपने होम टाउन जॉर्जिया लौट कर आता है। तो जब वो अपने होम टाउन जॉर्जिया लौट कर आता है वर्ल्ड वार के बाद में, तो उसे किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है वही इस नावल की सेंट्रल थीम है। नेक्स्ट नावल है, और इस नावल है इसकी जो सेटिंग है वो योकना पटावाफा है। इसको भी आप लोग लर्न रखिएगा। और जो ये नावल है सार्टोरिस, ये सार्टोरिस फैमिली के डेक्लाइन के बारे में है। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में जो सार्टोरिस फैमिली होती है जो कि वेल्दी फैमिली होती है उसका डिक्लाइन कैसे होता है उसी को सेंट्रल थीम इस नावल में बनाया गया है। तो इस तरीके से आज की क्लास में जो ये वर्क्स थे उनको मैंने डिस्कस किया है। इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आप लोगों का जो सिलेबस है विलियम फाकनर के कुछ वर्क बचे हुए हैं और मुल्कराज आनंद के वर्क बचे हुए हैं। एक क्लास में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगी जिस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। और इस मंथ के लास्ट तक, जुलाई के लास्ट तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरे पास में अवेलेबल हैं वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा जिससे आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।